हम लोग प्रमुख फसलों से शुरू करेंगे कि भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और प्रमुख फसलें जो है उनका जो है क्या महत्व है और प्रमुख फसलों का योगदान क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है और कौन सा राज्य किस फसल में सबसे आगे है, कौन सा राज्य किस फसल में जो है कैसे है, और हम लोग उसको मैप के थ्रू देखते चलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक टारगेट ये दिया जाता है, टारगेट मैं आज पहले दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 12 की एनसीईआरटी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, क्लास 12 की एनसीईआरटी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था उसका नाम है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसमें जो फसलों वाला चैप्टर है उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है और मैंने नोट्स जो है वहाँ से भी लेकर के बनाया है कि जिससे आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन उसको एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना आप लोग, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं आगे। पर आज हम लोग प्रमुख फसलों की बात करेंगे कि कृषि में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। हम लोगों ने बात किया था, कृषि ऋतुओं की बात किया था, रबी, खरीफ, जायद बताया था, कब किसकी बुआई होती है, कब किसकी बुआई नहीं, किसकी कटाई होती है, कौन सी फसल किस में आती है, इन सब की मैंने चर्चा एक एक करके की थी। तो आज हम लोग उसके आगे की क्लास बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले जरूरी है क्या है कि भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके बात कर लेते हैं और सब फसलों को क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि कौन सी फसलें कौन किस रूप में जानी जाती हैं और उनका उनका अलग अलग क्या क्या, कैसे उनको हम लोग पहचानेंगे, कैसे याद करेंगे। ठीक है, जैसे खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, ये भारत की खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। बार बार क्यों? क्योंकि खाद्यान्न जो फसलें होती हैं जिस पर अधिक जनसंख्या निर्भर होती है। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो हमारे यहाँ चावल जो है ये भारत की प्रमुख फसल मानी जाती है। कभी भी एग्जाम में आ जाए कि भारत की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो वो चावल है। क्यों? क्योंकि चावल पर भारत की 80% जनसंख्या निर्भर है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे यहाँ की प्रमुख फसल चावल को माना जाता है। और दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। लेकिन अगर हम विश्व स्तर पे चले जाएं और आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, ये कहीं नोट कर लेना, तो वो है गेहूं है। ठीक है, वो चावल नहीं है, गेहूं है, वो सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है विश्व स्तर पर, और भारत में चावल मानी जाती है। ठीक है, भारत में इसके अलावा मक्का को भी हम लोग मानते हैं, ये मोटा अनाज भी मानते हैं और इसको हम लोग जो है खाद्यान्न फसल भी मानते हैं। तो विश्व में जो है 3 ही ऐसी फसल है और भारत में जिस पर जनसंख्या अधिक निर्भर है। लेकिन अगर हम बात करें विश्व स्तर पे, तो विश्व स्तर पर गेहूं और मक्का ज़्यादा लोग खाते हैं। मक्का से तरह तरह की चीज़ें बना के खाते हैं। तो मक्का भी वो विश्व की स्तर पे इसकी ज़्यादा पैदावार की जाती है। अमेरिका में मक्का की खेती नंबर 1 पर की जाती है। वहाँ चावल और गेहूं 2 और तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, तो मक्का भी हमारे देश की प्रमुख फसल मानी जाती है और जो हर ऋतु में होती है। मैंने इसकी चर्चा आप लोगों से की है। तो खाद्यान्न फसलें क्या क्या होती है मैंने बता दिया। नगद या वाणिज्यिक फसल क्या होती हैं? नगदी फसल या वाणिज्यिक फसल क्या होती है? तो जिन फसलों से बेचने पर पैसा तुरंत प्राप्त किया जाए, व्यापारिक स्तर पे काम किया जाए, तो ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी फसलों को हम जो है वो नगदी फसल या वाणिज्यिक फसल बोलते हैं। वाणिज्यिक स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, तो जैसे नगदी फसल में क्या क्या होगा? कपास नगदी फसल है। इससे हम कपास जो है निकालते हैं और इसको हम बेचते हैं। ठीक है, तो पैसा हमें नगद मिल जाता है। जूट हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, ये सारी फसलों से हम केवल क्या करते हैं? व्यापारिक रूप से पैसा कमाते हैं। इसीलिए हम ऐसी फसलों क्या बोलते हैं? ऐसी फसलों को हम नगदी फसल बोला जाता है। ठीक है, रोपड़ फसल क्या होती है? मैंने पहले ही बताया था कि जिनके पेड़ लगते हैं, पौधे नहीं होते, जिनके पेड़ होते हैं उनको हम रोपड़ फसल कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, नारियल, केला, रबड़, मसाला, ये सब कौन सी फसलें होती हैं? रोपड़ फसलें होती हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, इन फसलों से भी नकदी पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो ये फसलें भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इनको क्लासिफिकेशन अलग कर दिया है। लेकिन ये फसलें जो हैं पौधे नुमा होती हैं और ये फसलें पेड़ नुमा होती हैं। ये अंतर है, इसलिए मैंने अलग किया है। बाकी चाय से, कॉफ़ी, नारियल, केला, रबड़ और मसालों से भी नगदी पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो कहीं आप किताब पढ़ रहे हो और रोपड़ फसल की जगह पे कहीं लिखा हो कि इन्हें नगदी फसल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन दोनों से हम पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, किसानों का यही उद्देश्य होता है। इसके अलावा बागवानी फसलें क्या होती हैं? जैसे सेब हो गया, आम हो गया, केला हो गया, रसदार फल हो गया, नींबू, संतरा आदि। जैसे देखा होगा आजकल
आम के बगीचे लगे होंगे, आप लोग गांव में अगर रहते होंगे या पता होगा कि आम के बगीचे बड़े बड़े होते हैं, उसमें आम आजकल लगा भी होगा। सेब के बागवान बड़े बड़े होते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब क्षेत्रों में। केला हो गया, केला के बाग लगाए जाते हैं, बिहार में लगता है केला का बाग, एमपी में, तमिलनाडु में सब। और इसके बाद में आजकल यूपी में भी केला के बड़े बड़े खेतों में बाग लगाए जाते हैं और केला का उत्पादन किया जाता है, तो इससे किसानों को पैसा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये नगदी फसल तो है ही है, लेकिन साथ में इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग बागवानी फसल मानते हैं, एक बाग के रूप में लगाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बागवानी फसल कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे नींबू, संतरा, ये सब दक्षिण भारत में, खासकर महाराष्ट्र में अंगूर की खेती, पपीता खेती बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से बहुत बड़े बड़े पपीता आते हैं। आप लोग देखा होगा मंडी में कभी आप जाते हैं फल की मंडी में, तो देखा होगा बहुत बड़े बड़े पपीता आते हैं। तो सारे पपीता कहाँ से आते हैं, तो सारे पपीता महाराष्ट्र से आते हैं और ये बहुत जो है अच्छी क्वालिटी के होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, पपीता होने के लिए ऐसी जलवायु होती नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पपीता जो है कम पैदावार की जाती है। ठीक है ना, लेकिन लोग बोते हैं अपने घर वर पे, लेकिन पैदावार बागान के रूप में जो पैदावार होती है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु गर्म है और वहाँ जो है इस तरह के जो है व्यापारिक केंद्र है और वहाँ की जाती है खेती। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। पर इसके बाद अंगूर तो मैंने बता दिया। दलहनी फसलें किसे कहते हैं, तो जो दाल होती हैं वो दलहनी फसल के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जो दालें होती हैं, जैसे चना जो है ये हम लोग इसको उबाल के भी खा सकते हैं, और चना आपको पता होगा कि चना ऐसी फसल है कि जो है जिससे हम कई तरह से काम कर सकते हैं, इसका बेसन रोटी बना सकते हैं। ठीक है, तो चना हो गया, अरहर हो गया, ये भी दलहन फसल मानी जाती है। और भारत में प्रोटीन के लिए, हमारे देश के जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए दाल ही जो है प्रोटीन का साधन मानी जाती है। ठीक है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब दलहन फसलें हैं और आपके जो है किचन में ये सब दालें आपको मिल जाएंगी। और जो लोग नहीं पहचानते, मैंने कल भी बताया था, तो जो लोग नहीं पहचानते हैं वो लोग जो है जरूर अपने घर पे पूछें, इसमें शर्म वाली बात नहीं है, अपने घर पे पूछें कि दलहन कौन कौन सी दाल हमारे घर में है, इसको जरा बताओ, हम इसको जरा देखें। ठीक है, तो मोबाइल नेट पे देखने में और हाथ में देखने में तो अंतर होगा ही ना, तो आप लोग इसको कोशिश करना देखने का। ठीक है, इसके अलावा मोटा अनाज क्या होता है, तो ज्वार, बाजरा और मक्का को मोटा अनाज माना जाता है और इनकी खेती वहाँ होती है शुष्क प्रदेशों में होती है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने इसकी चर्चा आप लोगों से की थी और कई बार मैं कर चुका हूँ मोटे अनाजों की खेती तो की चर्चा, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद तिलहनी फसलें क्या होती हैं, तो तिलहनी फसलें वो होती हैं जैसे मूंगफली, जिससे तेल निकलता है, जिससे जो खाने में, हमारे यहाँ खाने में यूज किया जाता है तेल, तो उसका जो है हमारे यहाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं तिलहनी फसल। तो तिलहन फसलों में क्या क्या आता है, तो उसमें मूंगफली आती है, सरसों आता है, सोयाबीन आता है, सूरजमुखी आता है, तिल आता है और बहुत सारी फसलें हैं, बाकी आगे चर्चा में करूँगा। तो ये मोटा मोटा मैं बताया हूँ अभी यहाँ। तो ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं, तिलहनी फसल बोलते हैं। रेशेदार फसलें क्या होती हैं, तो कपास और जूट, ये रेशा होता है, इनके रेशे होते हैं, तो इसलिए इनको हम रेशेदार फसलें बोलते हैं। इनको क्लासिफिकेशन अलग किया गया है, एनसीईआरटी में किया गया है, तो आप कभी एग्जाम में अगर आ जाए कि रेशेदार फसल कौन है तो आप क्लासिफिकेशन कर सकें। इसके बाद पेय फसलें क्या है, जिसे हम पेय करते हैं, तो वो है कॉफ़ी और चाय और कॉफ़ी जो है ये पेय फसलें मानी जाती हैं। तो हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की फसलों का वर्गीकरण किया गया है, ये समझाने के लिए मैंने आपको इसलिए अलग अलग लिख दिया, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है ना, ये मेरा उद्देश्य यही रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे भारत में प्रमुख फसलों में सबसे पहले हम चावल की बात करेंगे। ठीक है, चावल के बारे में बताएंगे, चावल के विशेषताओं की चर्चा करेंगे, चावल के क्षेत्र को आपको मैं दिखाऊंगा मैप में कि चावल कहाँ पैदा किया जाता है भारत में। वो एनसीईआरटी का भी मैप है, वो एनसीईआरटी में भी वो एकदम सेम मैप है, और आपके जो एटलस है डॉक्टर अंशु का, मैंने वहीं से मैप आपको दिखाने का प्रयास करूंगा अभी मैं, जिससे आपको छोटी छोटी बातें आपको पता रहेगी कैसे कैसे हमें जानना है चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले चावल की बात करें तो चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, मैंने अभी चर्चा इसके पहले किया था आप लोगों से। ठीक है, तो भारत की प्रमुख जो फसल है वो कौन सी है, चावल है। ठीक है, देश के कुल फसल के 23% हिस्से में चावल पैदा किया जाता है। भारत के अगर 100% खेती को माना जाए तो उसमें 23% हिस्सा किसका है, अकेले चावल का है। ठीक है, चावल का सबसे अधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ये सब फैक्ट चीजें हैं, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो चावल उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, वहाँ का जो
टीजी और हांगहो पीली नदी का जो मैदान है वो चावल उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा कितना है? 42%। खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है? मैंने बताया ना आपको, चावल, गेहूं, मक्का, तो उसमें 42% हिस्सा के लिए किसका है? चावल का है। ठीक है, और लगभग इस पे जनता लगभग 80% जनसंख्या चावल पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए देखा होगा जो गाँव में पीडीएफ के तहत जो खाना वाना दिया जाता है उसमें देखा होगा चावल ज़्यादा दिया जाता है लोगों को। क्यों? क्योंकि चावल पैदावार ज़्यादा होता है और सस्ता होता है, इसलिए चावल की जो है ज़्यादा सरकार बांटती है किसानों को या गरीबों को। चावल खरीफ की फसल मानी जाती है, अभी मैंने आपको बताया था कि चावल जो है ये खरीफ की फसल होती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें याद रखना है। और मौसम के आधार पर यह अगहनी, अमन, शरदकालीन ओस और ग्रीष्मकालीन बोरा कहलाता है। हम इसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्रों में चावल एक मौसम में होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में चावल 3 ऋतुओं में बोया जाता है। 3 ऋतु कौन कौन सी है? जैसे वहाँ क्या करते हैं, समझ, ध्यान समझना कि जैसे सबसे पहले जब आया, मान लीजिए कि ठंडी का दिन आया, ठंडी के समय को हम लोग यहाँ बोलते हैं अगहनी बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, अमन, तो ठंडी के ऋतु में जो चावल बोया जाता है उसको, शीतकाल में जो चावल बोया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमन बोला जाता है वहाँ पे। तो वो पैदावार हुई। अब चावल की फसल काट लिया और दूसरा फिर चावल लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसा वातावरण ही, ऐसा मौसम ही है वहाँ पे कि और कोई फसल हो ही नहीं सकती है। तो पूरे वर्ष ये लोग केवल चावल की पैदावार करते हैं, इसके अलावा और किसी फसल की पैदावार नहीं करते हैं। अब आया शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या होती है? जब सितंबर अक्टूबर का महीना आया तब जो है वो जब चावल बोते हैं तो उसको कहते हैं ओस कहते हैं, और ये चावल कम समय में पैदा हो जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद ग्रीष्मकालीन में बोरा, जो ग्रीष्मकालीन चावल होता है उसको बोरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोग तीनों ऋतुओं में चावल बोते हैं। एक को जो ठंडी ऋतु, जो ठंडी में बो जाती है उसको अमन, शरद ऋतु में ओस और ग्रीष्म काल में इसको बोरा। तीन अलग अलग काल को तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है और तीनों ऋतुओं में चावल बोया जाता है इन सब क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे तुरंत क्लासिफिकेशन कर दिया, देखो वर्गीकरण कर दिया उत्तर भारत। अब यहाँ नोट करके, ये हम जिसकी चर्चा ये कर रहे थे कि दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल की चर्चा मैं कर रहा था, असम की चर्चा मैं कर रहा था। कोई अगर आपका रिलेटिव पश्चिम बंगाल का, उससे पूछना, वो चावल वहाँ हमेशा होता है, वहाँ चावल के अलावा कोई फसल होती ही नहीं है। चावल और जूट, चावल जूट, बस यही। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उत्तर भारत में चावल की बुआई कब होती है? मई जून में होती है। अब मई जून से चावल की बुआई शुरू हो जाएगी उत्तर भारत में, और कटाई कब होगी? सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाएगी। इसके बाद तुरंत हम रबी की फसल बो देते हैं, जैसे गेहूं बो देंगे, गन्ना बो देंगे, इसके अलावा मटर बो देंगे, ये सब बोते हैं। तो ये सब जो है उत्तर भारत में इसका मौसम क्या है? मई से जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इसकी बुआई की जाती है। अब है आवश्यक दशाएं क्या है, तापमान कितना होना चाहिए चावल के लिए? तो चावल उष्णकटिबंधीय फसल मानी जाती है। उष्ण मतलब होता है गर्म क्षेत्र की फसल मानी जाती है चावल। ठंडी की फसल चावल नहीं है। ठीक है, एग्जाम में यही पूछ देगा कि चावल किस कटिबंध की फसल है, किस मौसम की फसल है? तो चावल गर्म मौसम की फसल मानी जाती है, उष्णकटिबंधीय फसल होती है। इसके लिए उष्णार्द्र जलवायु, उष्णार्द्र मतलब होता है आर्द्र जलवायु चाहिए, नमी वाली जलवायु चाहिए, और औसत तापमान 24 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है तापमान के लिए। अगर अधिक तापमान नहीं होगा तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगी ही नहीं। और साथ में क्या होना चाहिए? आर्द्रता होनी चाहिए, जो है नमी होनी चाहिए वायुमंडल में। तो ऐसी फसलें कहाँ होती है? जहाँ अधिक वर्षा होती है, जैसे 150 सेंटीमीटर की वर्षा या उससे अधिक जहाँ वर्षा होती है वहीं चावल हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखा होगा यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चावल बोते हैं, लेकिन ये चावल का क्षेत्र नहीं है, ये हम जबरदस्ती चावल बोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पानी की उपलब्धता ज्यादा है, तो हम लोग चावल को बोते, लेकिन सरकार मना करती है कि आप चावल नहीं बो सकते हैं क्योंकि आपका क्षेत्र चावल का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान चावल बोते हैं। तो आगे हम चले। अब वर्षा कितनी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, मैंने सब बता दिया, आप इसको याद रखिएगा। और चावल की फसल के लिए गहरी उर्वर चिकनी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, और मैंने बताया था आपको दोमट मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोला जाता है। ठीक है, और कौन सी जलोढ़? तो खादर जलोढ़ बोलते हैं इसको। ठीक है, दोमट मृदा को होती है, ये चिकनी में दोमट मृदा होती है, और इससे जो है पैदावार इसमें ज्यादा होती है। जो डेल्टा उल्टा होते हैं वहाँ पे चावल की फसल बहुत अच्छी फसल होती है। ठीक है ना, और वहाँ के चावल जो है बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सुगंधित चावल होते हैं इन क्षेत्रों के। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आगे,
अब देखो यहाँ पे दिखा दिया गया है, चावल के क्षेत्र को दिखाया गया है, दो क्षेत्र को दिखाया गया है आपके एटलस में। ये मैप है, देखो एक है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, एक है अन्य उत्पादक क्षेत्र। तो देखोगे तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में कौन कौन है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो देखो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो हरित क्रांति वाला क्षेत्र मैंने बताया था ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कौन है, बिहार है, ये असम है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है थोड़ा सा, ये देखो छत्तीसगढ़ का आ गया धान कटोरा, यही है धान कटोरा जो मैं गोला कर रहा हूँ, ये धान कटोरा है, ये आ गया कि नहीं आ गया। और देखो ये पूरा क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र का थोड़ा सा आ गया। फिर इसके बाद में तटीय क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र मैंने बताया था आपको, ये देखो तटीय क्षेत्र है, ये आपका कावेरी का डेल्टा हो गया। तो ये सब क्षेत्रों में किया जाता है। जबकि अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखो ये देखो पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पे भी होता है, पूर्वी तट पे भी चावल होता है, ठीक है, लेकिन ये अन्य क्षेत्र में आता है, कम क्षेत्र में चावल होता है। इसके अलावा देखो पंजाब, देखो पंजाब को प्रमुख क्षेत्र में दे दिया गया है क्योंकि यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। और दूसरा क्या है, वो सब वहाँ पे जो है नहरों की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। तो यहाँ के किसान हरित क्रांति के कारण यहाँ किसान करते हैं, लेकिन जो है कहा जाता है कि यहाँ किसान खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन करते भी हैं। इसके अलावा देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा होते हुए देखो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी चावल की खेती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल की भी खेती की जाती है। तो ये सब गौड़ क्षेत्र, देखो गुजरात में भी चावल खेती होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो ये प्रमुख क्षेत्रों को और गौड़ क्षेत्रों को दिखा दिया गया है। इसके अलावा देखो आप लोगों के एटलस में, ये एटलस से ही मैं निकाला हूँ, वहीं से आपको समझाने के लिए कि आपको ये पता चलेगा आपके एटलस में कितने इंपॉर्टेंट मैप हैं आपके एटलस में जो आपको देखना है, ठीक है। जैसे चावल के लिए अनुकूल दशा क्या होनी चाहिए, देखो तापमान क्या दिखा दिया है, वर्षा दिखा दिया है, मृदा कौन सी होनी चाहिए मैंने वही बात किया, उच्चावच क्या होना चाहिए, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, अनुत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, सब यहीं पर दे दिया है। तो आपको चीजें याद होने में क्या होगा, आसानी होगी फिर, ठीक है ना। तो देखो पूरा चावल क्षेत्र को दिखा दिया गया है और यहाँ ये भी दिखाया गया है कुल उत्पादन मिलियन टन में और कुल क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में। तो दो तरह से आंकड़े जारी किए जाते हैं चावल के, एक उत्पादन को लेकर और एक क्षेत्रफल को लेकर के। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको गलत ना होने पाए, ठीक है। ऐसे ये मैप में दिखाया गया है चावल के मैदान को, ठीक है। देखो आप देख सकते हैं भारत में ये चावल का पूरा मैदान, तो आपको पीडीएफ के थ्रू में एक जगह में कर दिया हूँ, तो आप के लिए आसान रहेगा। जब अब आपको किताब 20 किताब खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहीं से उठा करके देख करके और अपना काम चला लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गेहूं की, ठीक है। गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं भारत में चावल के बाद अन्य प्रमुख उत्पाद खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल गेहूं नंबर 2 पर है, नंबर 1 पे चावल है, ये बात हमेशा याद रखना। देश की कुल 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कौन कौन आते हैं, तो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर गेहूं बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम उत्पादकता की बात करें, प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता, उत्पादन अलग होता है, उत्पादकता अलग होती है। उत्पादकता मतलब होता है प्रति हेक्टेयर, खेत छोटा हो लेकिन पैदावार ज्यादा हो। उत्तर प्रदेश में क्या है, क्षेत्र बड़ा है इसलिए वहाँ उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, पंजाब है, ठीक है। पंजाब में छोटे छोटे खेत भी बहुत उपजाऊ होते हैं वहाँ, और वहाँ एक ही खेत में, जैसे अगर एक बीघा खेत ऊपर उत्तर प्रदेश में है तो वहां से अगर मान लो गेहूं निकाला गया 2 कुंटल निकलेगा, मान लो, ये मानता हूं मैं, एक मान के चलना है। लेकिन 1 बीघा खेत में ही पंजाब में अगर गेहूं बोते हैं तो वहां आता है 4 कुंटल गेहूं। तो पैदावार ज्यादा कहाँ की हुई, तो पंजाब की हुई ना। हरियाणा पैदावार में नंबर 1 दो पे है और उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, नंबर 3 पर माना जाता है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भारत गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो गेहूं और चावल दोनों उत्पादन में चीन क्या है, नंबर 1 पर है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो नंबर 1 पर कौन है, चीन है, नंबर 2 पर भारत है, गेहूं उत्पादन में भी और चावल उत्पादन में भी, ठीक है। भारत में विश्व का लगभग 12% गेहूं उत्पादन होता है। भारत का विश्व का 12% गेहूं अकेले भारत उत्पादन करता है और भारत गेहूं का निर्यात भी करता है। अच्छे अच्छे गेहूं को अच्छे छोटे छोटे देशों को भारत गेहूं भेजता है, यूरोप देशों को भेजता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा गया है, उत्तर भारत में गेहूं की बुआई और दक्षिण भारत में गेहूं की बुआई दोनों जगह दिया गया है। ये मत समझना दक्षिण भारत में गेहूं नहीं होता है, होता है, अभी मैं क्षेत्र दिखाता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन वहाँ कम होता है।
अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाता है और कटाई इसकी होती है कब? मार्च अप्रैल में। देखो अप्रैल का महीना खत्म हुआ है और आप लोगों को पता होगा कि धान गेहूं की कटाई खत्म हो चुकी हो, लगभग खत्म हो गई होगी। अब वही क्षेत्र में गेहूं बच गया होगा, जो गेहूं कहीं बारिश हो गई होगी तो भीग गया होगा, तो वो या तो फिर कट नहीं पाया होगा, वही कुछ कारण से हो सकता है, लेकिन और लोगों के देखा होगा गेहूं की कटाई हो चुकी है। तो गेहूं की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी खोज के जब पूछ देता है तो अक्सर शहर के जो बच्चे होते हैं उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे गेहूं है, चावल है, ये है। लेकिन गाँव के जो बच्चे होते हैं उनको ये पता होता है कि गेहूँ कब बोया जाता है, चावल कब बोया जाता है, तो वो उनको याद रहता है। ठीक है, तो आप लोगों से इसलिए मैं बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ कि जिससे कि हर बच्चे को आसानी से समझ में हर चीजें आ जाए। ठीक है, अब क्या है, देखो दक्षिण भारत में गेहूं की बुआई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में, और कटाई दिसंबर और जनवरी में ही हो जाती है। देखो यहाँ 1-2 महीना पहले ही गेहूं काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान क्या होता है, गर्म हो जाता है अचानक। तो तापमान जब अचानक गर्म हो जाएगा, और गेहूं के लिए क्या है, शुरू में ठंडी होनी चाहिए, पाला पड़ना चाहिए गेहूं पर, लेकिन हो नहीं पाता है वहां पे, तो वहां पर गेहूं जल्दी फसल कट जाती है। ठीक है, गेहूं रबी की फसल मानी जाती है। आपको पता होगा गेहूं जो है रबी की फसल है और शीतोष्ण जलवायु की फसल मानी जाती है। जबकि मैंने अभी बताया था चावल किसकी फसल मानी जाती है, तो चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, गर्म जलवायु की फसल है। लेकिन जो गेहूं है ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतोष्ण मतलब क्या? ठंडा और गर्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। ठीक है ना, शीत और गर्म मिला के शीतोष्ण। तो शीत जलवायु कब चाहिए? जब बुआई हो। ध्यान समझना, जब शीत जलवायु कब चाहिए? जब बुआई हो, और जब कटाई हो तो गर्म जलवायु चाहिए। तब गेहूं पक जाता है और हम काट लेते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा शीतकालीन वर्षा, जो शीतकालीन वर्षा होती है उसको दक्षिण भारत में या गांव में उसको मावड़ कहते हैं, मावट कहा जाता है, गांव में लोग कहते हैं इसको, शीतकालीन वर्षा को। गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। जो हम लोग, आप लोग कहते नहीं, हम लोग, मैं बार बार आप लोगों से पूछता हूँ जो है क्लास में आ जा, कि जैसे जो ठंडी में वर्षा होती है उसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ बार बार बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो शीतकालीन वर्षा कहलाती है। तो जब शीतकालीन वर्षा होती है तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसीलिए देखा होगा पंजाब हरियाणा जो है हिमालय के नजदीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ जब शीतकाल में वर्षा होती है तो यहाँ के गेहूं क्या होते हैं? बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, पैदावार बढ़ जाती है और इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। यही कारण है क्योंकि वहाँ पे शीतकालीन वर्षा मिलती है उनको। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। अब क्या है, आवश्यक दशाएं क्या है, तो गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः तापमान 15 से 15 सेंटीग्रेड, वही ठंडी वाला समय होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको याद रहेगा। इसके अलावा अब गेहूं का क्षेत्र देख लो। गेहूं का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये भी आपके एटलस का है। देखो ये है प्रमुख उत्पादन क्षेत्र और ये है अनुत्पादन क्षेत्र। अब प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो पूरा पंजाब दिख रहा है, जम्मू कश्मीर थोड़ा सा दिख रहा होगा अन्य क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा दिख रहा होगा, गेहूं उत्पादन का क्षेत्र ये भी है। इसके अलावा देखो उत्तरी राजस्थान, जो राजस्थान का मैदान है वो भी वही क्षेत्र है। हरियाणा देखो पूरा है, पूरा दिल्ली पूरा हरियाणा है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लो कितना गेहूं का उत्पादन, अच्छा उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा बुंदेलखंड का भी गेहूं उत्पादन क्षेत्र पूरा अच्छा है, और उत्तरी एमपी, और देखो ये वाला गौड़ क्षेत्र में आता है, राजस्थान में अरावली की पहाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में। और ये जो बिहार का क्षेत्र है उत्तर में, ये भी देखो गेहूं उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है ना, और जो ये है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, देखो यहाँ पर गेहूं कम होता है। अब देखोगे, अब आप तुलना करो, देखो पश्चिम बंगाल में कहीं गेहूं है? नहीं है। असम में गेहूं नहीं है, छत्तीसगढ़ में गेहूं नहीं है, उड़ीसा में गेहूं नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। अब आप गौर कर सकते हैं, तो यहाँ पैदावार क्या होती है? चावल। तो यहाँ के लोग किस पर निर्भर होंगे? चावल पे नहीं होंगे निर्भर, बिल्कुल निर्भर होंगे। देखो महाराष्ट्र, यहाँ देखो तमिलनाडु में बिल्कुल चावल नहीं है, केरल में गेहूं नहीं है। इसके अलावा देखो कर्नाटक में थोड़ा सा है, यही कर्नाटक वाला क्षेत्र थोड़ा सा, और महाराष्ट्र का, इसी को दक्षिण भारत के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं, और हम कहते हैं दक्षिण भारत में गेहूं जल्दी फसल कट जाती है। ठीक है ना, ये आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। ठीक है ना,
तो गेहूं उत्पादन के क्षेत्र को यहाँ देखो दिया गया है, ये भी आपके एटलस में है। और देखो यहाँ पे दिया है 15 से 23 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, 74-75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, तापमान कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, प्रमुख राज्य कौन कौन से, तो यहीं पे दे दिया है, तो जिससे आपको समझ। और गेहूं की बाली ऐसे होती है, देखा जिसको सहायक लोग अगर नहीं जानते हो तो देख लें, गेहूं की बाली ऐसे ही होती है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा प्रमुख गेहूं के लिए। अब गेहूं के कुछ कुछ रोग हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है तो इसलिए मैंने लिख दिया है। जैसे पीला टिक्का, काला टिक्का, वो टिक्का रोग, या फिर ये भूरा जो है टिक्का रोग है, ये तीनों रोग जो है गेहूं की फसल में लगते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा करनाल बट जो है गेहूं की एक कवक जनित बीमारी होती है, फंगस से लगती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ देने का प्रयास किया जिससे आपको याद रहे, ठीक है। और ये सबसे पहले हरियाणा के करनाल में ये बीमारी आई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया करनाल बट, ठीक है। और यह रोग जो है टीला जो है टिया इंडिया नामक कवक से होता है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1931 में की गई थी। यह बहुत बड़ी बीमारी है गेहूं की, जिससे गेहूं बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ दे दिया, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखो यहाँ उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्पादक और क्षेत्रफल कौन कौन से हैं। तो उत्पादक और क्षेत्रफल दोनों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 पर है, ठीक है। फिर पंजाब है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश है, जब ये दे दिया गया है आंकड़ा, इसको आप लोग रिकॉर्ड के रूप में याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम आते हैं ज्वार की बात कर लेते हैं। ज्वार जो होता है ये मोटा अनाज माना जाता है, और गेहूं और चावल के बाद ये भारत की तीसरी प्रमुख फसल है जो सबसे अधिक पैदावार की जाती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, ठीक है। इस फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर होता है। वही हो गया ना कि मोटे अनाज की खेती है और जहां वर्षा होती है हल्का फुल्का वहीं पर इसकी खेती की जाती है, बस, ठीक है। इसके अलावा क्या है ज्वार के बारे में, इस फसल को अधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आर्द्र क्षेत्रों में ये उगाया जाता है तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। जो आर्द्र क्षेत्र मतलब ये हो गया जब वर्षा, ये खरीफ की फसल मानी जाती है, तो जब बरसात होती है तभी ये बोया जाता है। ज्वार को अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, किंतु प्रायद्वीपीय प्रदेश की काली चिकनायुक्त दोमट मिट्टियां इसके लिए आदर्श हैं, ठीक है। ये कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा ज्वार जो होता है ये अफ्रीकी मूल का पौधा है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा माना जाता है, ज्वार को फसल माना जाता है उष्णकटिबंधीय। ये अफ्रीकी मूल का पौधा है जो हमारे यहाँ आया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि गेहूं, ये जैसे ज्वार किस मूल का पौधा है या इसका मूल स्थान कहाँ पे था, तो इसका मूल स्थान कहाँ था, तो अफ्रीकी मूल का ये पौधा माना जाता है, ठीक है। इसके लिए सामान्यतः 27 से 32 सेंटीग्रेड तापमान और 30 से 65 सेंटीग्रेड की वार्षिक आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो है क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह, अच्छा एक चीज और यह छूट गया, यह फसल रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। दक्षिण भारत में रबी में भी बो देते हैं इसको। और ये इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और, एक यूपीएससी में पूछा था कि सबसे गरीबों का सस्ता भोजन किसे कहते हैं, तो ज्वार को कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा है ज्वार जो है वो गरीब लोगों का जो है वो फसल मानी जाती है, जो है सस्ता भोजन है, ठीक है, जिसे पशु के चारे की फसल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे पशुओं के चारे के लिए भी बनाया जाता है, काट के खिलाया जाता है उनको, ठीक है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 6.5% भाग पर मोटे अनाज की बोया जाता है। इसमें ज्वार प्रमुख है जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है, ठीक है। दक्षिण और मध्य भारत में या अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये फसल बोई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या है, केवल महाराष्ट्र राज्य देश के आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। जितना ज्वार पूरे देश में होता है उसका सबसे अधिक कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। तो हर फसलों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना, हर फसलों के बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा क्या है, अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश, ठीक है। दक्कन के पठारी क्षेत्र और दक्षिण राज्यों में खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में फसल बोई जाती है। खरीफ और रबी में मैंने बताया था दोनों में फसल बोई जाती है, ठीक है ना। जबकि उत्तर भारत में खरीफ की फसल है,
देखो यहाँ दे दिया है। तो दक्षिण भारत में क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ दोनों खरीफ और रबी और खरीफ दोनों बोते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर भारत में केवल एक रबी की फसल मानी जाती है। उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों दे दिया है। महाराष्ट्र देखो दोनों में पहले स्थान पर है ज्वार में, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ ज्वार और बाजरा का क्षेत्र दोनों दिया गया है। अभी पहले मैं ज्वार की बता देता हूँ, बाजरा का फिर आप लोग मैप में दिखाता हूँ। देखो यह है ज्वार का उत्पादन क्षेत्र है, देखो जो यहाँ बनाया गया है। तो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में देखो कितना बड़ा क्षेत्र है, महाराष्ट्र में देखो है कि नहीं है, पूरा महाराष्ट्र ज्वार से है, फिर आधा एमपी है, फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, हरियाणा भी है, थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र भी है ज्वार के लिए, ठीक है ना। लेकिन महाराष्ट्र का जो काली मृदा का क्षेत्र है ये ज्वार के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, यहाँ पैदावार ज़्यादा होती है। तेलंगाना में भी ज्वार किया जाता है, लेकिन देखो ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्वार नहीं हो, पूर्वी भारत में ज्वार देखो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगली देखो यहाँ पे पूरा दे दिया है, इसको आप लोग देख लेना कहाँ कहाँ पैदा होती है, क्या होता है, ज्वार कैसे दिखता है यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है ना। ये ज्वार का पेड़ है और ये बाजरे का पेड़ है, ठीक है, उसी को दिखाया गया है सिंबल के रूप में, ठीक है। इसके अलावा बाजरा की बात कर लेते हैं। तो ज्वार और बाजरा दोनों जो है अफ्रीकी मूल का पौधा माना जाता है। भारत में यह गरीब लोगों का आहार होता है, क्योंकि इसको पैदावार कम होती है। गरीब लोगों के यहाँ ज्वार बाजरा ही बनता है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो इन प्रदेशों में पैदावार होती है, उनके यहाँ ज्वार का चावल बनता है, ज्वार की रोटी भी बनती है। और जो लोग खाते वाते होंगे, इस क्षेत्र के होंगे, उनको पता होगा राजस्थान के लोगों को कि ज्वार का आटा भी बनता है, ज्वार का चावल बना के खा लेते हैं, उबाल करके उसको खाते हैं, ठीक है ना। तो इसको गरीबों का आहार माना जाता है, ठीक है ना। इसका तना पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो इसका तना होता है इसको काट के और पशु चारे के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाजरा की कृषि उष्ण और शुष्क जलवायु की दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। वहाँ अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो वर्षा का सेंटीमीटर यहाँ दे दिया गया है, और तापमान अधिक होना चाहिए। तो ये अच्छी फसल होती है, और ये फसल दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, रबी में और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, ठीक है ना। और ये इसका मैप था, ये है इसका मैप है, जो ये इस कलर का दिख रहा होगा आपको। तो देखो जैसे गुजरात में, ठीक है ना, ज़्यादा फसल बोई जाती है, इसको देख। इसके बाद में थोड़ा सा आप देख सकते हैं तो ये पश्चिम, ये देखो यहाँ पे राजस्थान में बोई जाती है, इसके थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में है, फिर ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बाजरा के बारे में और चीज़ें यहाँ दिया गया है कि बाजरा जो है ये हल्की बलुई और काली और उच्च भूमियों की लाल बजरी युक्त मिट्टियों में उगाया जाता है। इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे एकल फसल या कपास, ज्वार, रागी के और साथ मिश्रित फसल के रूप में बोया जा सकता है। मतलब इसको कई फसलों के साथ मिला करके हम बो सकते हैं, ठीक है ना। और यह कैसी फसल मानी जाती है, तो खरीफ की फसल मानी जाती है, जो मई से सितंबर के मध्य बोई जाती है और अक्टूबर और मार्च के मध्य काटी जाती है, ठीक है। और यह वर्षा निर्भर फसल है होने के कारण यहाँ राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम होती है, ठीक है ना। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के कारण गुजरात और हरियाणा में सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की उत्पादन में वृद्धि हुई है। मतलब इसका यह हुआ कि हमने जो है रिसर्च करके जो बाजरा के बीज को ऐसा रिसर्च किया कि सूखा प्रतिरोधक हो गया, कि मतलब इसको हाइब्रिड बना दिया, हमने हाइब्रिड बना दिया। अब हाइब्रिड बना दिया तो इसके लिए पानी की आवश्यकता क्या हो गई जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने हरियाणा और गुजरात में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, हम वहाँ भी बाजरा की खेती करते हैं। तो पशु चारे के रूप में इसका यूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हरियाणा में पशु चारे के रूप में इसको बहुत ज़्यादा बोते हैं वहाँ, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पशु बहुत ज़्यादा हैं, भैंस वैंस का पालन बहुत ज़्यादा होता है हरियाणा में, राजस्थान में, ठीक है, और आपका पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन है बाजरा में, राजस्थान। और क्षेत्रफल में भी नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, फिर गुजरात का, फिर यहाँ महाराष्ट्र का, ठीक है। तो पहला स्थान जरूर याद रखना, पहला स्थान किसका ज़्यादा है, ठीक है। फिर आते हैं मक्का। मक्का आप लोग सबको पता होगा कि मक्का जो है आप लोग जिसको कॉर्न बोलते हैं, ये पिछहाल में जाके बैठ के खाते हैं, ठीक है। तो ये वही मक्का है, इसको कॉर्न बोला जाता है, ठीक है। तो मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, या विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। मैंने आपको बताया ना ये जो है अमेरिकी मूल का पौधा है, और अमेरिका में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है, और सुअर होते हैं उनको पालन किया जाता है, और यही मक्का उनको खिलाया जाता है,
ठीक है ना। मक्का ही वो लोग खाते हैं, वहाँ पर पशु के रूप में, इसको चारे के रूप में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। और मुर्गी पालन में भी इसका यूज किया जाता है। मुर्गी के जो दाने बनते हैं, चारा जो मुर्गियों का चारा बनता है वो भी मक्का से ही बनाया जाता है। तो ये अमेरिकी मूल का पौधा है, जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में मक्का लेके आई थी और यहाँ भी पैदावार किया जाना शुरू किया गया। मक्के का प्रयोग स्टार्च और ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। इसका तना पशु चारण के रूप में होता है। और ग्लूकोज की जो पाउडर आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, स्टार्च की जो दवाइयाँ आती हैं, उसमें पाउडर में भी मक्का का यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनका उत्पादन करती हैं। मक्का एक खाद्य और चारा फसल है, ठीक है। मक्का जो है चारा फसल भी मानी जाती है और खाद्य फसल भी मानी जाती है। इसको लोग खाते भी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत व्यापक पैमाने पर इसकी जो है इसको खाते भी हैं, ठीक है ना। यह जो है जो निम्न कोटि की मिट्टी और अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। अब लगभग ये जान लीजिए मक्का पूरे भारत में उगाया जाता है और हर मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यह कुल बोए गए क्षेत्रफल का इतना % है, दे दिया गया है। इसके अलावा क्या है, भारत की मक्का की किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। मैंने बता दिया केंद्रित नहीं है विशेष क्षेत्र में, ये पूरे भारत में की जाती है, ठीक है। या पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर, वही पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ की मिट्टी में बाढ़ आ जाती है और दलदली मिट्टी है। दलदली मिट्टी में मक्का की फसल नहीं हो सकती है, ठीक है ना, बाढ़ आ जाती है, इसी कारण वहाँ तो पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में इसकी बुआई कटाई की जाती है, ठीक है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल मानी जाती है, यह भी याद रखना। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल मानी जाती है, यद्यपि यह देश के कुछ भागों में रबी की फसल के रूप में भी बोया जाता है। मैंने आपको बताया ना, मक्का तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, ठीक है। आप देखिएगा, अब जैसे ही मई का महीना, जून का महीना आएगा, अभी फसल बोई गई होगी, इस समय फसल बोई गई होगी मक्का की, और फल भी उसमें जो है फसल भी लग गया होगा, लेकिन अभी पैदावार पूरी नहीं हुई है। और आप देखिएगा जैसे ही मई जून में बरसात होती है, जुलाई में, तो देखिएगा मक्का बेचने के लिए आते हैं ठेला पर, तो वही फसल है वो तैयार होने वाली है, तभी उसकी बुआई हो चुकी है, फसल लग चुकी है इसकी, ठीक है ना। इसके उत्पादन के लिए 21 से 27 सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होना इस सब चीज़ को लेकर के कि सर इसको भी याद करना पड़ेगा, इतना याद नहीं होगा तो क्या होगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट अगर जाने रहेंगे, क्षेत्र को जाने रहेंगे, तो तापमान को अपने आप जान जाएंगे कि कहाँ तापमान ज़्यादा होता है, कहाँ तापमान कम होता है, ठीक है ना। तो अब इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पाला और सूक्ष्म पवने मक्का की फसल के लिए हानिकारक है। पाला मतलब क्या, ठंडी ऋतु में जब पाला गिरता है, बर्फ पतली परत गिर जाती है शीत के कारण, और सूक्ष्म पवने जब लू चलता है तो मक्का की फसल क्या होती है, सूख जाती है, ठीक है। तो मैं फसलों पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो लोगों का गलत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और मक्का अकेले भी बो सकते हैं और कई फसलों के साथ भी बो सकते हैं। जैसे दाल बोए हैं तो मक्का लगा दिया, साथ में कपास बोए हैं तो उसके साथ में मक्का लगा दिया, तिल सब्जियां बो रहे हैं साथ में मक्का लगा दिया, तो इसकी मिश्रित रूप में खेती की जाती है, ठीक है ना, मक्का की। इसके अलावा मक्का में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो यह भारत में अधिकांशतः पेंटल किस्म की मक्का उगाई जाती है, जबकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में इससे कोई मतलब नहीं है। अगर जानना हो जानो, कोई मतलब नहीं है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ मक्का की पैदावार ज़्यादा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मक्का में जो रोग लगता है उस रोग को कहते हैं व्हाइट बड रोग। कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाइट बड जो है रोग किसका है, तो ये मक्का का है। ये बहुत मामूली रोग, मतलब बहुत फेमस रोग माना जाता है, ठीक है। नामक रोग जस्ता की कमी से होता है। जब खेतों में जिंक की कमी हो जाती है, जस्ता की कमी हो जाती है, तभी ये मक्का रोग होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब मक्का उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर माना गया है इस समय, जो लेटेस्ट है, लेकिन क्षेत्रफल में कर्नाटक में इसकी खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आते हैं जौ जो है, आपको पता होगा कि जौ जो है गेहूं के साथ बोया जाता है, ये भी रबी की फसल मानी जाती है। और जो है इसे जो है शराब और आप बनाई जाती है, ठीक है। इसे गरीबों का आहार माना जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो कलश बनते हैं
अरे पूजा पाठ में तो देखा होगा उस पे दाना दाना लगाया जाता है, तो वो यही जौ ही होता है। ठीक है, तो जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक महत्वपूर्ण फसल रहा है, ये भारत की फसल मानी जाती है। और आप लोगों को जान के आश्चर्य भी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये प्रमुख फसल थी, जौ और चावल, जौ और गेहूं दोनों। यह गरीबों का आहार है और शराब और विस्की बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो विस्की और शराब बनती है उसको जो है मक्के से ही बनाया जाता है, ये जौ से बनाया जाता है। तो जौ को सड़ाया जाता है और सड़ा करके उसको उसी से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए तापमान जो है 10 से 18 सेंटीग्रेड और तापमान जो है वर्षा कितनी होनी चाहिए, 70 से 90 सेंटीमीटर की वर्षा और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ लिखा है कि जौ एक शीतकालीन फसल है। ठीक है, मतलब ये रबी की फसल मानी जाती है जौ, ये बात याद रखना। ठीक है, जो गेहूं के साथ ही सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ये भी गेहूं के साथ ही बोई जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैप में जो है, मैप में मैंने मक्का और जौ को एक साथ दिखाया है, आप यहाँ देख सकते हैं मक्का और जौ दोनों को। ठीक है, तो मक्का उत्पादन में देखो पूरा लगभग पूरा भारत है, हर जगह पे मक्का उत्पादन किया जाता है, कहीं ज़्यादा कहीं पे कम किया जाता है। और जौ भी देखो उत्तर दक्षिण भारत में कम, लेकिन उत्तर भारत में देखो आपको मिल जाएगा। तो देखो पूरा उत्तर प्रदेश पूरा, उत्तरी राजस्थान, ये मध्य प्रदेश पूरा, पूर्वी राजस्थान और फिर थोड़ा सा जो है हरियाणा में भी बोया जाता है। ठीक है, तो जौ जो है एक प्रमुख फसल मानी जाती है और इससे जो है तरह तरह की ब्रेड और भी बनता है। ब्रेड उत्पादन में भी मक्का का यूज, इसको जौ का यूज किया जाता है। जौ और मक्का दोनों का और आटे तीनों का यूज किया जाता है किसके उत्पादन में, ब्रेड जो बनता है उसके उत्पादन में।